Alright guys, so I'm back with another question regarding work, energy and power. अब यहाँ पे देखना भाई, ये हमने क्लास में किया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो होती हैं भाई जो कि रिसाइकिल हो सकती हैं, जिनके लिमिटेड डिपॉजिट नहीं है एंड फाइनाइट इनफाइनाइट डिपॉजिट्स हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होती हैं जो कि बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं फाइनाइट डिपॉजिट हैं जिनके एंड सो ऑन दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, now it says in the question, a large power station burns oil to heat water in a boiler. सही है। एक पावर स्टेशन है, उसमें आपके पास ऑयल इज बीइंग हीटेड। सही है। और इन अ बॉयलर एंड सो ऑन विच यू कैन क्लियरली सी। सही है। अच्छा, अब वो बोल रहा है स्टेट द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑयल बिफोर इट इज बर्न्ड। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कार वाला। उसमें फॉसिल फ्यूल बर्न हो रही थी जो कि ऑयल था, पेट्रोल था। तो उसके अंदर हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, B1, state and explain whether oil is a renewable or a non-renewable energy resource। दादा नॉन रिन्यूएबल शुरू में बताया, रिन्यूएबल भी शुरू में बताया। तो आई होप सो दैट ये पार्ट आपको क्लियर है। नहीं है क्लियर? तुम्हारा बता देता हूँ, मसला नहीं है। Non-renewable energy resources are those which has finite deposits such as fossil fuels, जिसमें कोल, ऑयल वगैरह ये सब आ जाता है, क्योंकि ये एक दिन खत्म होने वाली है भाई। दुनिया फानी है, हम भी। खैर, तो नॉन रिन्यूएबल वो है जो कि एनर्जी रिसोर्सेज जो कि चलने वाली है हमेशा। दे हैव इनफिनाइट सप्लाई सच एज टाइडल। टाइडल का मतलब होता है भाई, जिन लोगों को नहीं पता इंग्लिश, वाटर वेव्स। विंड एनर्जी जो कि विंड मिल वगैरह होते हैं। सोलर एनर्जी, सूरज तो क्या कहते हैं नहीं जाने वाला जब तक कि कयामत ना आ जाए। समझ आई? ये तो आपको पता है। तो दिस इज दैट थिंग व्हाट आई हैव रिटन ओवर है। सही है। पार्ट 2, नाउ वो बोल रहा है डिस्क्राइब वन एनवायरमेंटल इशू caused by burning oil to generate electricity in a power station। बहुत सिंपल सी चीज है यार। पावर स्टेशन में फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वो लेवल्स में। क्या होगा? हार्मफुल गैसेस गिव ऑफ होंगी, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस कैप्स मेल्ट होंगे। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। यू पीपल आर स्मार्ट इनफ। सही है। तो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग या एयर पोल्यूशन। सही है। कभी कभार लैंड पोल्यूशन भी हो जाता है। अब अच्छा, एक और बात, बहुत से बच्चे जो ज्योग्राफी में अच्छे होंगे वो यहाँ पे कहानियां लिख देंगे। भाई, अल्लाह के बंदे, अकल के नाखुन लो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतनी सारी कहानी लिखने की क्या जरूरत है? सिर्फ एक रीजन लिखना, खत्म। अच्छा, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, फिजिक्स का पेपर है। सही है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बताया था भाई, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। मगर ये तो सर आपने मैथ्स का फॉर्मूला बताया था। अरे भाई, तो कोई मसला नहीं है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते? रेशो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर, जो भी चीज अगर डिवाइड हो फिजिक्स में उनको रेशो बोल दो डेफिनेशन में। तो रेशो किसका? आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। जब रेशो बोल दिया तो ये नहीं लिखना रेशो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। नहीं भाई, रेशो बोल दिया तो उसका मतलब ऑलरेडी डिवीजन। तो रेशो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर ऑफ अ सिस्टम। समझ आया? आगे चलते हैं। पार्ट C2 देखना, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। अब यहाँ पे तुम लोगों का जो है ना दिमाग इधर उधर हो जाएगा, कंसंट्रेशन लूज कर दोगे। तभी बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन यहाँ पे देखना। सही है, सुकून से। अब वो बोल रहा है एक पावर स्टेशन था, उसकी एफिशिएंसी थी 38%, यानी 0.38 भी दे दिया, मसला नहीं है भाई। 0.38 दिए, 38% एक ही बात है जो तुम्हें इस्तेमाल करना है आगे क्वेश्चंस में। इट्स इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज 1.9 10⁻⁹ वॉट्स। ये क्या है भाई? उसने बता दिया पावर आउटपुट कितना है, 1.9 10⁻⁹ वॉट्स। सही है। अब इनपुट पावर टू द स्टेशन निकालनी है। आउटपुट पावर गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी विल बी पोटेंट ओवर है। ये जो टेढ़ा सा एन है ना, टेढ़ा सा एन, दिस इज द एफिशिएंसी। मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, आप इसको हटा के जरूरत अगर नहीं भी लिखो, पूरा एफिशिएंसी लिख दो भाई, मसला थोड़ी है। सही है। तो आउटपुट पावर इनपुट पावर निकाल ली है, मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी मैंने कितनी डाली? 38 डाली। आउटपुट पावर ये थी, वही डाल दी। इनपुट पावर निकालनी है 100, ये रहा। एक और बात सर, फिर ये 0.38 किस लिए दिया हुआ एग्जामिनर ने? बताता हूँ। अब अगर यहाँ पे तुम 0.38 डालोगे तो यहाँ पे 100 इस्तेमाल नहीं करना।
सही है, आंसर वही आएगा। क्लियर है? आउटपुट पावर की जगह ये डलेगा, इनपुट पावर आपको निकालनी है, और इसकी जगह 0.38 डलेगा। मगर जब आप 0.38 डाल रहे हो तो यहाँ पे 100 आप नहीं रखोगे, बिकॉज मैक्सिमम पावर विल बी 1 वॉट्स देन, वन सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 1। समझ आया? एक मैथ्स की चीज है। अच्छा, अब आपने भाई इनपुट पावर निकाल ली, जो कि कितनी, 5 × 10⁻10। अच्छा, एक और बात जहन में रखना कि इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर से ज्यादा आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये 10⁻9 है, ये 10⁻10 है, कौन सी ज्यादा वैल्यू है? ये यार, ये सर, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू सही है। पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू में वो बोल रहा है द एनर्जी वेस्टेड इन 2 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत। सही है, एनर्जी वेस्टेड बोला है, एनर्जी आउटपुट नहीं बोला, एनर्जी इनपुट नहीं बोला, एनर्जी वेस्टेड बोला है। क्या करूंगा? सही है भाई, मुझे पता है आपके पास दैट यहाँ पे इनपुट पावर बराबर होती है यार लड़कों, आउटपुट पावर प्लस वेस्टेड पावर के। सही है, इनपुट पावर मैं निकाल चुका हूँ, आउटपुट पावर ये थी, वेस्टेड पावर निकाल लेता हूँ। तो माइनस किया तो वेस्टेड पावर आ गई मेरे पास 4.8 10⁻10 वॉट्स, यानी इतनी पावर वेस्ट हुई है। अब मैंने क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन स्कूल में बताया था इन द क्लास कि अगर जो पावर निकालनी हो उसी का करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऊपर आती है। तो अगर यहाँ पे वेस्टेड पावर है तो यहाँ पे क्या आएगी, एनर्जी वेस्टेड अपॉन टाइम। सही है, टाइम उसने दी थी 2 आवर्स, मगर टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, आवर से सेकंड में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 3600 करोगे, तो पावर वेस्टेड निकालनी है, एनर्जी वेस्टेड, आप पावर वेस्टेड आपके पास निकल गई, ये रही, वो यहाँ पे रखेंगे। एनर्जी वेस्टेड निकालनी है, टाइम कितना है, 2 आवर्स, तो 2 × 3600, अब वेस्टेड पावर ये थी, एनर्जी वेस्टेड आपने निकाल ली, इन दोनों चीजों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी वेस्टेड क्या आ गई, 346.32 into 10⁻12 joules. Till then, bye. We'll see you in the next questions. All right, Allah Hafiz.